उपराष्ट्रपति महोदय का इस्तीफा हो गया है, हल्ला मचा हुआ है, तमाम तरीके की हायतो मची हुई, जैसे कोई अनोखी बात हो गई। अगर हम कुछ संवैधानिक संदर्भों की चर्चा करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 से 69 के बीच उपराष्ट्रपति महोदय के पद की चर्चा की गई है। तकनीकी तौर पर शुरुआत अनुच्छेद 62 से ही हो जाती है, इस आशय के साथ कि जब राष्ट्रपति महोदय नहीं रहेंगे तब काम कौन करेगा। तटस्थानी के रूप में, रिक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय काम करेंगे तो कह सकते हैं अनुच्छेद 62 से लेकर 69 के बीच उपराष्ट्रपति महोदय की चर्चा है भारतीय संविधान में। आज उनका इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा अनुच्छेद 67 के परंतुक के अनुसार होता है। परंतुक का अभिप्राय यहाँ पर है एक शर्त जो किसी नियम के साथ लगी हुई हो। तो अनुच्छेद 67 के परंतुक के अनुसार उपराष्ट्रपति महोदय अपना इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने की जो रीति होगी कि वो अपना लिखित और हस्ताक्षरित त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपें या उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए। तो इन दोनों रीतियों द्वारा उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद से हटेंगे। अब सवाल है कि इस्तीफा हो गया, हाय तौबा मची हुई है। यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस्तीफा कब, क्यों और कैसे हुआ। इस्तीफे के पीछे नीति, नियत और समय का क्या प्रश्न है, ये सब मुद्दे भी समझे जाने योग्य हैं। यहाँ पे एक बात अच्छी तरीके से याद किए जाने योग्य है कि जब संस्थाई विवेक के निर्णय चौंकाने के लिए होने लगे, चमत्कार के लिए होने लगे, अपने ही जीवन में स्वयं को ऐतिहासिक व्यक्ति और व्यक्तित्व बनाने के लिए होने लगे, या यूँ कहें और सरल रूप में कि तात्कालिक लाभ के लिए होने लगे, और सरल शब्दों में कहें आई एम समथिंग सुपीरियर टू अदर्स, इस धरातल पे होने लगे, तो संस्थाओं की नींव चरमराने लगती है, संस्थाई भित्ति भुरभुराने लगती है। देश के राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान में विवेक शून्यता की स्थिति आ जाती है, बातें बिगड़ने लगती हैं, जिज्ञासाएं मरने लगती हैं, संस्थाएं मरने के कगार पे पहुंचने को हो जाती हैं। वही सब आज देश में हो रहा है। कोई बड़ी और बहुत चौंकाने वाली बात नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में देश के आकाश पर अपशकुनी बादल मंडराने लगते हैं। देश चिंतित होने लगता है कि ऐसे रहा तो अब क्या होगा। जब इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग वह आचरण नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वहाँ पे बैठाए गए हैं, फिर क्या होगा। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और समझें तो हम धनखड़ जी की बात करते हैं। माना कि उन्होंने कुछ मनमानियाँ की, लेकिन यह मनमानी तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी किया था जब वहाँ पे महामहिम के रूप में अधिष्ठापित थे। तब क्यों नहीं बोला गया? क्या इस नाते कि वो सत्ता प्रतिष्ठान के काफ़ी करीब थे या सत्ता पक्ष के थे? और अगर इसको सही रूप में माना और समझा जाए तो धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या इसलिए कि कुछ हम वोट की बुइस में तलाशेंगे या यह निर्णय ऐतिहासिक रूप में स्वीकारा जाएगा? आखिर ऐसा क्यों किया गया? उस बात को क्यों नहीं? भारत भारत है। भारत पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब नहीं है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। एक व्यक्ति यदि कहीं गलत करेगा तो दूसरी जगह भी गलत करेगा, और धनखड़ जी ने ऐसी कोई गलती भी नहीं की है। किंतु यदि माने तो उपराष्ट्रपति बनाने के पहले आपने ये क्यों नहीं सोचा कि धनखड़ जी पश्चिम बंगाल में भी तो मनमानी किए हैं, तो यहाँ भी करेंगे? वही हुआ। संसदीय सर्वोच्चता को चुनौती, प्रधान न्यायपीठ पर प्रहारक प्रहार, कुछ विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक, अरविंद केजरीवाल जी को मिलने के लिए समय देना, या वर्तमान न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मसले को अपने तरीके से हैंडल करना,
या सदन चलाते समय अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करना कि हम उच्च सत्ता प्रतिष्ठान के काफ़ी करीब हैं और जैसा चाहें वैसे करेंगे। और सबसे अहम बात अभी हाल में ही धनखड़ जी ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द निकाल दिए जाए। अभी तक तो कुछ नहीं। फिर ऐसा क्या अकस्मात हो गया कि धनखड़ इस्तीफा दो, जब तक काम के तब तक साथ, जब काम के नहीं हो हमें और वोट लेने हैं, हमें और अपना प्रचार प्रसार करना है, अब आप हमारे काम के नहीं हैं, इस नाते आप चलें। ये स्थितियाँ अनुचित हैं, ये स्थितियाँ गलत हैं। इस तरीके से इस्तीफा लिया जाना ठीक बात नहीं। संस्था के प्रधान लोग बैठ कर के इसमें चर्चा विमर्श करते, इस्तीफा न देने के लिए मनाया जाता, और जो ऐसे कुछ कार्य हो रहे हैं जो अनुचित हैं, जो सामयिक नहीं हैं, जो बे के पैमाने पर खतरे नहीं उतरते हैं, जो देश को असमंजस की स्थिति में लाते हैं, उन्हें रोका जाता, हटाया जाता, उसे बचा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस नाते यह आपद स्थिति आपके सामने है। सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, किंतु ध्यान रहे, कोई भी अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आई एम समथिंग सुपीरियर टू अदर्स, तो पहले तो आप फ्लॉप होंगे और फिर देश फ्लॉप होगा। प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर श्यामाचरण दुबे कहते हैं, जब हम किसी को ठग रहे होते हैं, कहीं पे ठग रहे होते हैं, कहीं पे ज़्यादा लाभ लेने और पाने की मना स्थिति बना रहे होते हैं, तो दिन दूर नहीं कि जब आप भी ठगे जाएंगे। आज हम सुनते हैं, कई लोग कहते हैं चट्टी चौराहे बेकारी, ये तो राजनीति के चाणक्य हैं। कुछ नाम होंगे राजनीति के चाणक्य, किंतु मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आचार्य चाणक्य अगर आज जिंदा होते तो इन चाणक्यों को नाम सुन समझ देख करके, उनके क्रियाकलाप देख करके गंगा गंडक कोसी में नहीं, कर्मनाशा में अपनी जान दे देते। ये स्थिति आपकी राजनीति की है। एक भूल और हुई है राष्ट्रपति के मुद्दे पर। मैं बहन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का विरोधी नहीं हूँ। हाँ, मुझे विरोध उन स्थितियों परिस्थितियों का जरूर है कि जिस तरीके से उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, जैसे लगता है हम कोई चमत्कार, एक ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं, यह पहली बार हो रहा है। यह बात गलत है। आडवाणी जी या उनकी पार्टी भाजपा या वाजपेयी जी, इन पार्टियों और इन लोगों से मैं बहुत प्रभावित तो नहीं रहता हूँ, मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट भी नहीं रहता। किंतु आडवाणी जी कितना योग्य मैं मानता हूँ कि वो भाजपा के पितृपुरुष थे। अगर उनको राष्ट्रपति बनाया गया होता, न सत्ता प्रतिष्ठान न विपक्ष कोई विरोध न करता। हो सकता है आपकी सत्ता चलाने के लिए वो थोड़ा सा अवरोध विरोध तार्किक कहीं करते, लेकिन कम से कम कभी भी ऐसी अप्रिय स्थितियाँ नहीं लाते कि देश को शर्मसार होना पड़े, सत्ता प्रतिष्ठान को नीचा देखना पड़े। वह पितृपुरुष इतना मजबूत चाल और चरित्र का तो था ही। तो अगर जाने समझे निर्णय नहीं होंगे तो ऐसे इस्तीफे भी होंगे, सत्ता प्रतिष्ठान को नीचा भी देखना पड़ेगा, देश और समाज घाटे में रहेगा और पीढ़ी कन्फ्यूज्ड रहेगी कि करें क्या। ध्यान रहे, अब सच बोलने वालों की कमी हो गई। एक गंभीर टिप्पणी है कि कोई सच बोलता नहीं है, एक तल्ख हकीकत है कि कोई सच सुनना भी नहीं चाहता। इन्हीं मनोभावों के धरातल पे हम अपनी बातें ख़त्म कर रहे हैं। जल्दी फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इंतज़ार कीजिए प्रयागराज वालों, इलाहाबाद 23 अक्टूबर से फिर हम आपके शहर में आपकी सेवा करने के लिए हैं। तब तक प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी होगी और मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ हम आपकी सेवा में प्रस्तुत रहेंगे। आनंद शुभकामनाएं।